अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन दोबारा से एक पॉजिटिविटी की तरफ वापस कम बैक किया है। इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं, हम कह सकते हैं कि कॉशियसनेस भी कंटिन्यू है, लेकिन थोड़ी रीजंस हैं जिसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली मार्केट ने लिया है और आज भी इन्वेस्टर्स उसी रीजंस को काफ़ी हद तक टैकल करते हुए दिखाई दिए और ये टग ऑफ वॉर दिखाई देती है। मार्केट कॉशियस भी है और रीजंस भी वैलिड हैं। दिस इज़ द रीज़न कि आज के दिन मार्केट की जो एक्टिविटी है काफ़ी रेंज बाउंड, हम कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ द डे एक रोलर कोस्टर बिहेवियर देखा जा रहा था इन्वेस्टर्स का, लेकिन समहाउ एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने रिकवर भी किया और फाइनली एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ कम बैक किया। 44,900 अबव क्लोजर रहा, लेकिन 45,000 मार्केट जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाई। ओवरऑल IMF का रिव्यू जो कि 28 ऑफ दिस मंथ था, लेकिन अब वो कह सकते हैं हम थोड़ा सा डिले हो गया है, 2 फेब चला गया है, लेकिन कोई भी रीजंस हो सकते हैं, कोविड के केसेस की वजह से हो सकता है या कोई और रीज़न हो सकता है, मगर डिले समहाउ हमारी जो एक ट्रांच है उसके अंदर है। और अगर ये ट्रांच की या फिर ये मीटिंग के बाद एक क्लैरिटी आ जाती है जो कि 6th रिव्यू है, तो फाइनली चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं और बेटरमेंट की तरफ आ सकती हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा वालों, डेली हाइलाइट्स आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,887.77 के लेवल पर, हायर साइड टू मार्केट गई 45,030.45, लोअर वाज 44,712.65 एंड फाइनली क्लोजर 44,955.05, यानी कि 67.28 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। हम इंट्राडे हाई की बात करें तो 45,000 का लेवल मौजूद है। इट मीन्स के मार्केट एक कोशिश कर रही है लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पा रही। टर्नओवर में करंटली 137.30 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। कल के मुकाबले में आज माइनर डिक्लाइन देखा जाता है 68.69 मिलियन शेयर्स का, एंड वैल्यू वाइज काफ़ी ड्राइनेस देखी जा रही है 5.36 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। TRG पार्क इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं, अगेन लाइमलाइट में दिखाई दे रहे हैं वही स्क्रिप्ट्स 5.78 के गेन के साथ। 81.29 पे क्लोजर, 18.80 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। GGL सेकंड स्कोर पे 0.20 का डिक्लाइन दिखा गया, 19.67 पे क्लोजर रहा, 6.01 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। एंड लास्टली TPLP 0.09 का डिक्लाइन, 27.52 पे क्लोजर, 5.88 का कारोबार रहा। तमाम स्क्रिप्ट अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स कुछ दिखाई देते हैं, 2 स्क्रिप्ट्स और एक तो कॉमन है जो कि डेली बेसिस पे दिखाई दे रहा है, उसी में बाइंग और उसी में सेलिंग दिखाई दे रही है। एक्सचेंजिंग हैंड्स ओवरऑल देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स के हवाले से। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए काविशें की जा रही हैं, लेकिन प्रोसेसिंग जोन्स पे क्या उतना काम हो रहा है, आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ऑनगोइंग इकोनॉमिक सिनेरियो क्या दिखाई दे रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जाती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की जा रही है, और ज़्यादातर वही काम किए जा रहे हैं जिससे बिजनेस प्रमोट हो सके या फिर वैल्यू एडिशन की तरफ हम जा सके। तो आज के प्रोग्राम में हम ये डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ऑनगोइंग इकोनॉमिक स्टेटस क्या दिखाई देता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव गेस्ट इन द स्टूडियो, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है राशिद सिद्दीकी साहब, आप प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान बिजनेस थिंक टैंक फोरम के। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं शारिक वोहरा साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं KCCI के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। ओवरऑल दिखाई ये दे रहा है, शारिक साहब आपसे स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम का। दिखाई ये देता है कि कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाती है तो सिनेरियो अच्छा जा रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं, और जो मेजर्स, जो इनिशिएटिव्स लिए गए, जो पॉलिसीज़ दी गई, वो भी गवर्नमेंट ने इसीलिए दी ताकि बिजनेस फ्लरिश कर सके। क्या देख रहे हैं अभी ऑन गोइंग सिनेरियो? ओवरऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओवरऑल जो परसेप्शन है अबाउट इकोनॉमी है वो मेरे ख्याल में पॉजिटिव है। अच्छा। द ओनली वरिंग फैक्टर जिसको आपने अपने प्रीएम्बल में भी कहा, एंड दैट इज जो डिले हो रहा है IMF का डिस्कशन, आई थिंक वो इतना बड़ा इशू नहीं है। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी जो पाकिस्तान में है, स्पेशली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हैं, वो पॉजिटिव हैं। अच्छा। और वो थ्रू आउट इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो पॉजिटिव रहे हैं। ठीक है। अब परसेप्शन की बात है कि परसेप्शन क्यों ये नेगेटिव आ रहा है, स्टॉक मार्केट क्यों सस्टेन नहीं कर पा रही, तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कि हम अनड्यू इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो खासकर स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की अंडर वैल्यूड है, इट्स गोइंग टू रिबाउंड, बिल्कुल ठीक होने वाली है इंशाल्लाह।
और इसमें जितने भी एनालिस्ट्स हैं वर्ल्ड लेवल के जो प्रोफेशनल्स हैं उनका ये 100% ओपिनियन है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू इम्प्रूव ट्रिमेंडसली बाय जून 2022। राइट। एंड जो ओवरऑल हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर है, आप देखें $3 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट हुई है प्रीसीडिंग मंथ में, विच इज़ अ रिकॉर्ड। हाँ, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट चूँकि बढ़ता है तो एक थिंक टैंक ये समझता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने से शायद इकॉनमी जो है पाकिस्तान की वो ख़राब हो रही है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक कि जब भी आपकी ट्रेड बढ़ेगी, आपका ट्रेड गैप बढ़ेगा, आपकी इंपोर्ट बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी मार्केट को एक्सपैंड होना चाहिए। मार्केट श्रिंक हो और आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो कम हो तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी। मार्केट एक्सपैंड हो, आपका ट्रेड गैप, अमेरिका का करंट अकाउंट डेफिसिट इन परसेंटेज टू जीडीपी इज़ मच हायर देन पाकिस्तान। इसी तरह और बहुत सारे मुल्क हैं जिनका जो ट्रेड डेफिसिट जीडीपी रेशो है वो बिल्कुल पाकिस्तान से हमको ऐसा नज़र आता है कि वो नेगेटिव है, बट ओवरऑल देखना ये होता है कि आपकी जीडीपी इनकम क्या है। हम छोटे से हिकअप्स भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और थोड़ा सा भी जर्क आता है तो हिल के रह जाते हैं। राशिद साहब, क्या हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है बर्दाश्त करने की, या बहुत ज़्यादा हम चैलेंजेस टैकल कर चुके, या फिर उन चैलेंजेस से निपटने के लिए हम थोड़ा सा हिम्मत हार गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हिम्मत हम नहीं हारे, लेकिन स्टॉक मार्केट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और वो सेंटिमेंट्स के ऊपर चलती है। अगर कोई अच्छी खबरें आती हैं तो मार्केट ऊपर चली जाती है और ख़राब खबरें आती हैं तो उसकी वजह से मार्केट नीचे आ जाती है। और कल भी आपने देखा होगा जो एक करप्शन का इंडेक्स आया था तो उसकी वजह से लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक थी और स्लिप है पाकिस्तान थोड़ा सा, उसकी वजह से भी एक दो दिन जो मार्केट जो थी वो अपना डाउनवर्ड पे चलती रही। वरना अदरवाइज अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरी दुनिया की जितनी भी स्टॉक मार्केट होती है वो सेंटिमेंट्स के ऊपर चल रही होती है। इकोनॉमी के नंबर्स कहाँ दिखाई देते हैं? चले, हमारी मार्केट तो सेंटिमेंट्स पे चल रही है, इकोनॉमी भी सेंटिमेंट्स पे चल रही है आजकल। देखिए, इकोनॉमी क्योंकि हमारी बहुत अरसे से आईसीयू पे चल रही है और आज से नहीं चल रही है, कोई पिछले 15, 20, 25 साल से चल रही है। और हमारे इकोनॉमी के हमारे जो मसाइल हैं वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ किस्म के हम आईसीयू से कब बाहर चैलेंजेस रहे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अब हम आईसीयू से बाहर आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी हमको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसकी वजह क्या है कि एक तो जो गवर्नमेंट ने 600 अरब का टर्फ लोन दिया था उसके एक बहुत अच्छा रीज़न है। अभी शारिक भाई जैसे कह रहे थे कि इकोनॉमिक जोन की बात हो रही थी, बल्कि आपने अपने प्रीमियम में कहा इन्होंने अभी कोई 5 या 6 इकोनॉमिक जोन जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए हैं। जैसे कराची के अंदर एक इन्होंने कोरंगी क्रीक के अंदर बनाए, एक इन्होंने बिन कासिम जोन बनाए, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम हो रहा है और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। और ये जो 600 अरब रुपए का इन्होंने जो लोन दिया था, टर्फ लोन दिया था 1 या 3% में, इसकी वजह से बेताशा नई फैक्ट्रीज लग रही हैं। और आज से 2 या 3 साल पहले मैंने आप ही के प्रोग्राम में पहले भी एक गवर्नमेंट को एडवाइस किया था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बजाय प्लॉट से पैसा कमाने के लोगों को प्लॉट इजी इंस्टॉलमेंट में दें, ताकि लोग अपना देखें। अगर आज किसी के पास 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए है और वो इंडस्ट्री लगाने के लिए जाना चाहता है तो वो चाहे कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाए, चाहे वो साइड के एरिया में चले जाए, चाहे वो लांडी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाए, प्लॉट की कीमत इतनी हाई जा चुकी है कि कोई भी आपका जो प्रोजेक्ट है वो वायबल नहीं हो पाता। तो लेकिन अब जो आए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आए, इसके अंदर गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी पॉलिसी आई है जिसके अंदर ये बहुत कम कॉस्ट के अंदर और 1.5 से 2 साल के इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट दे रहे हैं। उसकी वजह से इंडस्ट्रीज लग रही हैं और ये जो इंडस्ट्रीज लग रही हैं तो ये समझ लें कि ये वही वजूहात हैं जिनकी बिना पे मेरी शायद उम्मीदें हैं कि शायद अब हम आईसीयू से बाहर आके और हम शायद जो है उसके अंदर वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे। इस वक्त क्या है कि पूरी दुनिया में एक काम हो रहा है और पूरी दुनिया में काम क्या हो रहा है कि अगर आप गौर करें तो जितनी तेज़ी से फ्रेट के चार्जेस बढ़ गए और जितनी तेज़ी से मतलब जो इंडस्ट्री थी ना, मेरा ताल्लुक है पेपर इंडस्ट्री से, इस वक्त दुनिया में लोगों ने अपनी जो कैपेसिटी थी वो 30% कर दी है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो इस वक्त दुनिया के अंदर जो एक काम हो रहा है जो मुझे लगता है कि आइंदा 5 से 10 साल के बाद जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगी। और इस वक्त दुनिया एक ऐसे मॉडल के ऊपर काम कर रही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डिमांड जो है अपने मुल्क से पूरी करें। और यही वजह है कि ये उसको डिस्करेज करने की एक सबसे बड़ा रीज़न जो नज़र आता है वो देखें
कि मर्स लाइन ने पिछले 9 साल में जितना नफा कमाया था उतना नफा इन्होंने पिछले 2 क्वार्टर में कमाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कंटेनर्स की जो फ्रेट के चार्जेस जो हाई हुए उनका कोई और रीजन नहीं था, सिर्फ एक ही रीजन था कि इतने हाई प्राइसेस कर दें जिसकी वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाए। एक यूएसए के अंदर पेपर की मिल है बहुत बड़ी, जॉर्जिया पैसिफिक, हम उनसे माल लिया करते थे। पिछले 1.5 साल से जब हम उनसे माल मांगते हैं तो कहते थे कि हमने अपनी जो कैपेसिटी थी वो थोड़ी सी कम कर दी है और अब हम अपना जितना माल बनाएंगे वो हम अपना खुद यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हमको भी ये चाहिए कि हम आइंदा आने वाले उसके ऊपर हमारे लिए ब्लेसिंग डिस्गाइज हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट है वो यहाँ पे और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पे। तो अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम जितना फ़रोग देंगे और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना ज़्यादा कामयाब होगा तो उसके 2 ही रीज़न होंगे, एक आपकी इंपोर्ट डिक्लाइन होगी और आपकी एक्सपोर्ट जो भी इंक्लाइन होगी। ठीक है, अच्छा, जो कमिंग सिनेरियो जो आ रहे हैं, जो दुनिया की डायनामिक्स चेंज हो रही है, उसका एडवांटेज अगर पाकिस्तान चाहेगा तो पाकिस्तान की, क्योंकि डायनामिक्स ऐसी है कि पाकिस्तान को उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट हो सकता है, लेकिन अब उसके अंदर डिपेंड ये होगा कि हम इसको कितना स्मार्टली प्ले करते हैं। ठीक है, देखिए इस वक्त दुनिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर आप रिटेल में देखें तो पिछले कई सालों से चाइना की एक मोनोपोली चल रही थी और चाइना उसके अंदर बहुत ज़्यादा छाया हुआ था। लेकिन अगर आप पिछले जो जब से कोविड आए, अगर आप उस 2 साल के अंदर देखें तो जो चाइना से पाकिस्तान की इंपोर्ट थी वो 75% डिक्रीज हुई है। ठीक है, इसी तरह से मैंने मिडिल ईस्ट की चेक करी थी, मिडिल ईस्ट के अंदर भी उनकी तकरीबन 70 to 75% उनकी भी डिक्लाइन हुई है। अच्छा, ठीक है, जो चाइना से कंटेनर हुआ करते थे यूरोप के 2000 या $4000 के, आज वो $20,000 के। हमको यूरोप की मार्केट मिली है, आपने काफी सारी चीजें पॉइंट आउट की हमें भी यूरोप की मार्केट मिली है, जो चाइना की मार्केट थी वो हमको भी मिली है, जो अमेरिका की मार्केट थी वो हमको भी मिली है। इसी तरह से जो चाइना की मार्केट थी वो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लोगों को भी मिली है। बिल्कुल, ठीक है, तो हमें जो प्रॉफिट लेना था, हम अगर अभी एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, इतने फ्रेट चार्जेस हो गए तो कॉस्ट तो वही आ गई, प्रॉफिट तो वही आ गए, मार्जिन्स तो वही रह गए। ये एडवांटेज हो रहा है कि जो फ्रेट हमारे बढ़े, हमारे भी 4 टाइम फ्रेट बढ़े, लेकिन जो फ्रेट चाइना के बढ़े वो 4 टाइम नहीं बढ़े, वो 8 टाइम बढ़े। तो इस वक्त जो हमको एडवांटेज हो रहा है, इस वक्त जो पाकिस्तान को एडवांटेज हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो जितने भी यूरोप के बायर थे, जितने कनाडा के बायर थे, जितने अमेरिका के बायर थे, क्योंकि उनकी भी मोस्टली जो इंपोर्ट हुआ करती थी वो चाइना से हुआ करती थी। ठीक है, तो उनके जो रेट थे वो तकरीबन समझे 10 to 12 टाइम बढ़े और हमारे जो है 3 to 4 टाइम बढ़े। तो अभी भी हमारा जो फ़र्क है उसके अंदर वो इतना ज़्यादा है कि हमारे लिए इस वक्त मार्केटें बहुत ज़्यादा ओपन है। और अगर हम अपनी एक अच्छी मार्केटिंग कर लें, क्योंकि एक अच्छे वक्त के ऊपर गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा इंसेंटिव दे दिया कि जब हमारे अच्छे वक्त थे, जिस वक्त अभी हमारी मार्केट ग्रो कर रही है। राइट, चले मार्केट ग्रो कर रही है, मजीद बात करते हैं, ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी मज़े की गुफ्तगू चल रही है। शारिक साहब भी मौजूद हैं और राशिद साहब भी मौजूद हैं। शारिक साहब से पूछते हैं, शारिक साहब, राशिद साहब ने कुछ पॉइंट्स ऐसे रेस किए हैं जिसमें उन्होंने फ्रेट के चार्जेस को सबसे ज़्यादा अभी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन दिखाया है, और यही वजह है कि अगर हम चीज़ों को बकअप भी कर लें तो हम कर नहीं पाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्रेट चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान की मार्केट्स के लिए आप कितने रूम देखते हैं अभी?
राशिद भाई ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया कि बेसिकली एक जो लॉजिस्टिक ग्लोबल डिसरप्शन है और वो पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। ग्लोबल लॉजिस्टिक डिसरप्शन जो है उससे पूरी दुनिया मुतासर हुई है और वो उसका आगाज़ हुआ था जब कोविड हुआ था। उसमें जो बड़ी लाइंस थी, उनके जो बड़े मदर वेसल्स थे, वो उन्होंने ऑफ टॉक कर देते, उनको समुद्र से निकाल लिया था। बेहतरी आ रही है, लेकिन वो बेहतरी एक्सपेक्टेड है बाय एंड ऑफ दिस ईयर, दैट इज December 22। ओके। और पाकिस्तान को बिल्कुल ठीक सर अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो जनवरी, अब बेहतरी आपने फिर वो 2022 का एंड जब होगा, जबकि जब देखी जाएगी बेसिकली इतनी बड़ी जो डिसरप्शन हुई है ना पूरी दुनिया में, जहाँ पर मिलियंस ऑफ कंटेनर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो डेफिनेटली उसमें इम्प्रूवमेंट में टाइम लगता है। पाकिस्तान के पास इस वक्त ये एडवांटेज है कि जैसे पाकिस्तान के कंपेटिटर्स हैं, फॉर एग्जांपल चाइना है, बांग्लादेश है, तो फ्रॉम बांग्लादेश टू न्यूयॉर्क, फ्रॉम शंघाई टू न्यूयॉर्क, फ्रेट इज मच हायर एज कम्पेयर टू कराची टू न्यूयॉर्क। ये है जो राशिद भाई एक्सप्लेन कर रहे थे, और इसका एडवांटेज पाकिस्तान को हुआ है। बट हमारी जो कैपेसिटी थी टू प्रोड्यूस गुड्स वो बड़ी लिमिटेड है। हमको इस वक्त जोग्राफिकली फ्रेट की वजह से एडवांटेजेस पोजीशन पर हम हैं, बट वी हैव नथिंग टू एक्सपोर्ट। हमारे पास जो कैपेसिटी थी आज से 2 साल पहले, आज भी हम उसी कैपेसिटी पे खड़े हैं। पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल बेस है नताशा, दैट इज टू स्मॉल। आप अगर टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो बहुत जबरदस्त सिचुएशन देखी जाती है। इस साल तो रिकॉर्ड इनकी एक्सपोर्ट देखी जा रही है, 20 बिलियन की फोरकास्ट देखी गई है, $20 बिलियन की। नहीं, वो $20 बिलियन में जो 30% एनहांस हुआ है ना फ्रेट का फैक्टर, 30% तो वो है। वो जब एक्सपोर्ट की फिगर्स शो होती हैं और डॉलर तो उसमें नहीं, अगर डॉलर टर्म्स में भी हम ले लें तो वो तो जो एक्सपोर्ट की हायर फिगर्स आपको नजर आ रही हैं, दैट इंक्लूड्स 30% फ्रेट, दैट इज नॉट पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। वो तो आपने शिपिंग लाइन को देना है और उसने अपने बॉस को वापस भेज देना है इंग्लैंड में। सो फ्रेट जो बढ़ता है, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी कोई लाइन नहीं है, जितनी शिपिंग लाइंस हैं वो फॉरेन ओन्ड है। वो जो फ्रेट हम उनको, राशिद साहब, हम जो लोग पे करते हैं उनको डॉलर टर्म्स में, वो रिपैट्रिएट करते हैं, पाकिस्तान से बाहर चला जाता है वो पैसा, तो वो एक्सपोर्ट की फिगर में डेफिनेटली शो होता है, बट दैट इज़ नॉट द अर्निंग ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये आप इस चीज़ को समझें। हाँ, पाकिस्तान की जो कैपेसिटी टू प्रोड्यूस है, फॉर एग्जांपल अगर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो टर्फ में लगेगी, वो प्रोडक्शन में आएगी से नेक्स्ट क्वार्टर में, उससे नेक्स्ट क्वार्टर में वो ऑनलाइन होगी। जब वो ऑनलाइन होगी, उसकी प्रोडक्शन आएगी, वो एक्सपोर्ट होना शुरू होगी। पाकिस्तान की बेहतरी ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। आपका ये सवाल कि ये इतना लंबा अरसा, आज जनवरी में बैठे हैं और दिसंबर में ये बात जाएगी, तो वही बात है कि ग्लोबल इतना बड़ा एक डिसरप्शन हुआ है कोविड की वजह से, और अब उसकी इम्प्रूवमेंट में टाइम लगेगा। आपने एक्सपोर्ट की प्रोडक्ट्स की बात की कि पाकिस्तान के पास इतनी प्रोडक्ट्स भी नहीं है, इतनी और इतनी अभी कैपेसिटी भी नहीं है। अभी हमारे पास लोकल डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। चीज़ें अभी तक हम इंपोर्टेड आइटम्स पे ही जो है वो सारा डिपेंडेंसी हमारी है। हम ये नहीं करते कि अपने जो खुद कफील हो जाए, या हमारे पास जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से हम अपनी लोकल डिमांड को फुलफिल कर लें। उसके ऊपर क्या समझते हैं आप? क्योंकि अब जबकि हम देख रहे हैं कुछ चीज़ों में काम हो भी रहा है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स क्यों ना हो। ताशा, बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और दैट फॉर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, उसकी सबसे पहली बुनियादी ज़रूरत यह है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट को फाइनेंस दें। पाकिस्तान में कोई DFI नहीं है। वो DFIs जो 80s 90s में होते थे, IDBP, बैंकर्स इक्विटी, PIDC, वो सब विद टाइम जो है वो ख़त्म हो गए। अब जो पाकिस्तान में 5-6 बड़े बैंक्स हैं, वो प्राइवेट बैंक्स हैं और वो इंडस्ट्री के लिए फाइनेंस नहीं करते। उनका क्या काम है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट बैंक को पैसा देता है, स्टेट बैंक उन बैंक्स को पैसा देता है, और वो पैसा अपना मार्जिन ऐड करके वो। और जब हम बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, तो उस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर क्या कैटेगरीज है जो पाकिस्तान सामने रखता है दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि वो आए और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें? क्योंकि कितने ही इन्वेस्टर्स हैं, उनसे हम अपने प्रोग्राम में बुला के बात कर चुके हैं और वो बोले नहीं, इन्वायरमेंट सही है, एक्सपोर्ट के जो है वो प्रोसेसिंग जोन सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। कितने ही लोग हैं जो उसको सही कहते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नॉट जस्ट प्रोसीजर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज परसेप्शन ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान में जब इन्वेस्टर आएगा, फॉरेनर आएगा, उसको ऐसा
जेन्युइनली फील होगा कि अब यहाँ अमन है, यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं या राशिद भाई, हम सब ये समझते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम अपने मुल्क का जो परसेप्शन है उसको पॉजिटिव करें, उसको बेहतर करें। जैसे कि अब कल करप्शन का जो इंडेक्स आया है उसमें पाकिस्तान हैज़ गॉन डाउन, तो एक पाकिस्तान का परसेप्शन और ख़राब हुआ कि ये इस मुल्क में बजाय बेहतरी अच्छा, आने ये के। रैंकिंग एजेंसीज भी समटाइम बायस एक रोल प्ले करती हैं, ऐसा भी है आई ना? एम नॉट श्योर, हो सकता है, बट ये तो क्योंकि आप इंटरनेशनल एफएटीएफ एजेंसीज को ही है। देख लें, इतनी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी है पॉलिटिक्स एफएटीएफ, तो अभी है, तक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स तो है, हम इसको वो नहीं डेफिनेटली। कर जी ईज जी डूइंग ऑफ बिल्कुल। बिजनेस के लिए सबसे पहले जो एक फॉरेन जो एफडीआई आती है उसके लिए सबसे मेन चीज होती है वो आपके इकोनॉमी के डॉक्यूमेंटेड होना जरूरी है, जो आपके इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया एफडीआई के लिहाज से। अब मेरे और शारिक भाई के लिहाज से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, वो ये है कि हमको 21 एजेंसीज को हमको जवाब देना पड़ता है। 21, कभी यूबीआई वाला आ रहा है, कभी सेसी वाला आ रहा है, कभी विद होल्डिंग टैक्स हम जमा कर रहे हैं। बिहार के बिहाफ के ऊपर बैठ के देखें, जो हम विद होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं ना, उसके अंदर ना बिहार का HR लगती है, ना उनका ऑफिस लगता है, ना उनका बिजली लगती है, ना उनका AC का वो लगता है, कुछ भी नहीं लगता। और हम उनके बिहाफ के ऊपर जमा करके जब एट द एंड ऑफ ईयर देते हैं तो वो कहते हैं नहीं यार ये तुम्हारा स्टेटमेंट जो है ना वो सही नहीं है, तुम एक काम करो कि हमको इतनी किकबैक दोगे तो ठीक है, हम इसको ओके कर देते हैं। ये दिस इज द पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि एक वन विंडो सोल्यूशन होना चाहिए कि अगर मेरा इंपोर्ट हो रहा है, अगर आज मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे एक्साइज वाले के लिए पे ऑर्डर अलग बनाना है, मैं उसको पहले करूंगा, फिर कस्टम की ड्यूटी मैंने अलग करनी है, फिर मैंने सेल टैक्स का पे ऑर्डर अलग बनाना है, फिर मैंने इतने सारे मतलब ये थोड़ा से क्रिटिकल प्रोसीजर ये तमाम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के ना, एक अगर मेरी एक चीज इंपोर्ट हो रही है और अगर वन विंडो सोल्यूशन होगा जिसके ऊपर काम हो रहा है, ठीक है ना, तो मेरे पास आएगा जी एक पे ऑर्डर है, ये आपने इतने का बना दिया, बाकी वो आपस में गवर्नमेंट का खाता है कि यार उसके अंदर कितना सेल टैक्स जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है ना, वो हमको एक लेटर निकाल के दे दें क्या भी ठीक है, हमने भरा, हमारे लिए इज ऑफ डूइंग बिजनेस है। फिर एक सनतकारों के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए इन तमाम चीज़ों से मरवा होना चाहिए, ना हमारे पास कोई सेसी होनी चाहिए, ना हमारे पास कोई यूबीआई के बंदा आने चाहिए, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को हमारे पास आने ही नहीं चाहिए। जो सेसी के पैसे होते हैं, जो यूबीआई के पैसे होते हैं ना, वो जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना, आप उनको पाबंद कर दें, भाई अगर आपके 500 लेबर है तो आपने अपनी 500 लेबर की फैमिली का इंश्योरेंस करना आपकी जिम्मेदारी है। अब अगर मैंने अपने 500 लड़कों की, मेरे पास बंदे हैं और मैंने उनकी इंश्योरेंस कर दी, आप यकीन माने कि मेरे एम्प्लॉय मोर देन हैप्पी होंगे, इसलिए कि अब उनको ना सेसी से या यूबीआई से जितना फंड इनके पास जाता है उनमें से शायद 5% भी पैसा जो है ना वो लोगों के ऊपर नहीं लगता है, 95% पैसा जो है वो उस पर जाता है। लेकिन उसकी वजह से जो वो इंडस्ट्रीज को तंग करते हैं, जो सनतकारों को तंग कर होते हैं, कभी उनके पास आके उनसे डाटा, वो हमारे लिए इट्स अ पार्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो एक बहुत अच्छा मॉडल बनाया था, जिन चंद ऑफिसर्स ने, उनमें एक सैफुद्दीन जनूजी हुआ करते थे, जिनको अब ये लेके आए हैं EPZ का हेड। नाज़रीन, कराची में MQM पाकिस्तान की बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ रैली इस वक्त जारी है। इससे कबल भी ओपोजिशन पार्टीज की जानिब से सिंध में एहतजाज किया गया था बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ, और एक बार फिर से एहतजाज का ये सिलसिला जारी है। MQM पाकिस्तान की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा PTV न्यूज़ अली असगर अरबाब हमारे साथ मौजूद हैं। अली असगर, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? आज MQM पाकिस्तान की जानिब से जो है ये रैली निकाली गई है जो बल्दियाती तरमीमी बिल है इसके खिलाफ। तो इस पे जो है तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं वो काफ़ी दिनों से सरापा एहतजाज हैं, और मगर सिंध हुकूमत की जानिब से ये जो तरमीमी बिल पास करके तमाम जो बल्दियाती इदारों के अख्तियारात हैं वो सिंध हुकूमत ने अपने पास ले लिए हैं, जिसके बायस MQM पाकिस्तान, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, GDA तमाम जमातें जो हैं गुज़श्ता कई दिनों से कराची में सरापा एहतजाज हैं कि ये बिल वापस किया जाए। आज MQM पाकिस्तान की जानिब से ये रैली निकाली गई है, जिसमें पूरी MQM की क़यादत मौजूद है। FTC से ये रैली निकाली गई शाहरा फैसल से, और वो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई इस वक्त वज़ीर आला हाउस के सामने पहुँच चुकी है। और पुलिस ने बीच में जो है जो MQM पाकिस्तान के जो कारकुन से उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर पार्टी क़यादत की जानिब से मुज़ाकरात के बाद उन्हें
जो है वो वज़ीर आला हाउस के सामने जो है जाने की इजाज़त दी गई। और इस वक्त तमाम जो रहनुमा हैं MKM पाकिस्तान के वो मौजूद हैं, बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ, और बल्दियाती जो तरमीमी बिल पास किया है उसके खिलाफ सख्त नारेबाजी हो रही है। और अब जो है पुलिस के साथ भी जो है मुज़ाकरात जारी हैं। और MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना है कि वो यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। और अब लग ऐसा रहा है कि MKM अच्छा, असगर, आपने कहा कि पुलिस के साथ भी मुज़ाकरात जारी हैं, क्या सिंध हुकूमत की जानिब से किसी ने बात करने की कोशिश की है, क्योंकि एहतजाज को काफ़ी रोज़ गुजर चुके हैं? देखें, इसी एहतजाज को MKM पाकिस्तान की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर जलसे, जुलूस, एहतजाज काफ़ी दिनों से जारी हैं। मगर अभी मैं वसीम अख्तर साहब ने जो है मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज जो है अभी तक किसी ने भी हमसे रब्ता नहीं किया है, और जो है वो जब तक ये हमारा जो तरमीमी बिल है ये वापस लेना चाहिए सिंध हुकूमत को, और जो बल्दियाती इदारे हैं उनको इख्तियारात देने चाहिए। और ये उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर वज़ीर हाउस के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। बल्कि मैं ये बता सकता हूँ कि जमात इस्लामी की जो रहनुमा है या सिंध असेंबली के सामने जो धरना उन्होंने लगाया हुआ है कुछ 26-27 दिन से, तो जमात इस्लामी की क़यादत का कहना है कि सिंध हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात भी किए, वादे भी किए, मगर आज तक उन वादों पे जो है अमल नहीं हुआ है। तो जमात इस्लामी की जानिब से अभी भी सिंध असेंबली के सामने जो धरना दिया हुआ है उसको 25 से 26 का ये दावा है कि उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए। इसके अलावा MKM पाकिस्तान तमाम क़यादत इस वक्त कराची में एहतजाज कर रही है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से फिर वक्त इतना ही। एनालिस्ट से मिलते हैं, उनका यही कहना होता है कि फूड एक्सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन वैल्यू एडिशन के साथ। हम किन्नू डायरेक्ट एक्सपोर्ट करें इससे बेहतर नहीं कि हम किन्नू का जूस एक्सपोर्ट करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा, उससे हमारे ज़्यादा पर्क्स हम ले सकते हैं। डेफिनेटली, इसलिए कि ये रॉ फूड जो है या फ्रेश फ्रूट्स जो हैं उसकी एक्सपोर्ट जो है वो तो न सिर्फ ये कि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। अच्छा। और फॉर एग्जांपल थाईलैंड है, वो पेरिशेबल फ्रूट्स की बजाय ड्राइड फ्रूट एक्सपोर्ट अच्छा, करते हैं। राइट। तो वो वैल्यू एडिशन है। इसलिए कि आप अगर हज़ारों कंटेनर किनू के या हज़ारों कंटेनर आम के एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको यू विल गेट अ फ्यू $1,000। वेयर एज अगर आप ड्राइड फ्रूट एक्सपोर्ट करेंगे प्रॉब्ली यू विल गेट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट स्मार्ट प्रोडक्ट्स होनी चाहिए हमारे पास। स्मार्ट प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, एग्जैक्टली। दूसरी बात यह है कि दुनिया ने जो चाइना ने और हमारे जो रीजनल कंपेटिटर्स हैं उन्होंने जो एक्सपोर्ट में ग्रोथ की है वो फ्रूट किनू आम बेचकर नहीं की है। उन्होंने इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उन्होंने IT प्रोडक्ट्स के थ्रू की है, उन्होंने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के थ्रू की है, इंजीनियरिंग गुड्स के थ्रू की है, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स के थ्रू की है। बेसिकली जैसा राशिद भाई ने कहा कि हमारे ये 5 सेक्टर से बाहर गवर्नमेंट आती नहीं है, और ये वो 5 सेक्टर हैं। सेक्टर भी हो और इसके अलावा भी सेक्टर्स इंक्लूड कर लिए जाए। पॉलिसी होनी चाहिए, पॉलिसी 5 सेक्टर की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिसी होनी चाहिए एक्सपोर्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट पॉलिसी मैं भी आती हूँ आपके ऊपर सारे सप्लाई। तो अब वो 5 सेक्टर जो हैं वो आपको पता है टेक्सटाइल है, लेदर है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और एक्सपोर्ट है और स्पोर्ट्स गुड्स हैं। अब ये वो सेक्टर्स हैं जो पिछले 50 साल से स्टैग्नेंट हैं। 50 साल से स्टैग्नेंट हैं। आप अगर टेक्सटाइल की ग्रोथ देखेंगे फ्रॉम 200 टिल 2022 तो क्वांटिटेटिव एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की नहीं बढ़ी है। फॉर एवरी $100 ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल्स आपको $244 की चीज इंपोर्ट करनी है। टेक्सटाइल, मैं ये नहीं कहता कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर आप $2.5 बिलियन की कॉटन इंपोर्ट करके और धागा बना के वापस कर देंगे तो दिस इज नॉट एक्सपोर्ट। थोड़ा सा ही आपकी वैल्यू एडिशन बड़ी मामूली है। पाकिस्तान गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को मैं ये समझता हूँ कि इट्स हाई टाइम कि वो एक ऐसा थिंक टैंक बनाए जो मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को एक प्रोडक्ट का पूल बना कर दे कि ये पोटेंशियल है, इतना टाइम लगेगा और ये रिक्वायरमेंट है। अदर देन दीज 5 सेक्टर्स, जैसे कि राशिद साहब ने भी पॉइंट आउट किया, वो जब तक हम उसमें
उस 5 चीज़ों के चुंगल से आज़ाद बाहर नहीं होंगे। नहीं होंगे, हाँ। हमारी $50 बिलियन या $100 बिलियन की एक्सपोर्ट नहीं होगी। एक सवाल आपने बीच में ये किया था कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है और डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो बहुत बड़ी वो है, कैसे फुलफिल की जाए? वो हाँ। इंपोर्ट के थ्रू हो रही है। वो आपका शायद सर हमारे पास पल्सेस तक इंपोर्ट हो रही हैं, हम पल्सेस भी नहीं पूरी कर पा पल्सेस रहे। का तो देखिए हमारा डिलेमा एग्रीकल्चर जो है ना वो उससे रिलेटेड है। हमारी जो एग्रीकल्चर में रिसर्च नहीं है, हमारे पास अच्छे सीड्स नहीं है, हमारे पास टाइमली फर्टिलाइजर का कितना बड़ा क्राइसिस होने जा रहा है। बिल्कुल। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक आईएमएफ से नहीं है, जिनका ताल्लुक पैसों से नहीं है, अच्छा पॉलिसी से है और गवर्नेंस से है। अच्छा। मैं ये समझता हूँ कि हमारी अगर गवर्नेंस बेहतर हो जाए और हमारी पॉलिसी मेकिंग ठीक हो जाए तो शायद हमको ना आईएमएफ की ज़रूरत होगी, ना वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत होगी। हम अपने ही रिसोर्सेज से इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे और डोमेस्टिक इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो जाएगी कि हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस आ जाएगा। सारे में बिल्कुल सही कहा। राइट, चले कंटिन्यू करते हैं इस बात को, अभी ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSP की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksp.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। अहम खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। इस बारे में मजीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे इकराम उल्ला महसूद हमारे साथ मौजूद हैं। इकराम, बताइएगा किन मामलात पर बात हुई? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक फौज के पेशावराना उमूर से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस वक्त सिर्फ इतना ही रिलीज किया गया है प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से कि दोनों रहनुमाओं ने पाक फौज के पेशवाराना उमूर से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया। जी, पाक फौज के पेशावराना उमूर पर इस मुलाकात के दौरान तबादला ख्याल हुआ। बहुत शुक्रिया इकराम उल्ला महसूद, आपने आगाह किया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिल वक्त इतना ही। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह।
वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है और हमारे साथ जो है वो राशिद साहब भी मौजूद हैं और शारिक बोहरा साहब भी मौजूद हैं। तो राशिद साहब से कंटिन्यू करते हैं फर्दर। राशिद साहब, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स की बात की जा रही है। आपने बोला कि कुछ काम होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ पे मैसर नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के गैप की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सफ़र कर रहे हैं। देखें, जब पाकिस्तान में 18वीं तरमीम आई ना, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उन्होंने उसका जहाँ पे एडवांटेज ले सकते थे वहाँ पे उन्होंने एडवांटेज ले लिया, और जहाँ पे एक डिसएडवांटेज है ना उसको उन्होंने बिल्कुल थोड़ा सा भी वो नहीं करवाया, लिफ्ट नहीं करवाया। असूली तौर पे जब ये 18वीं तरमीम आ गई और अब जितने बिजनेस, जितने रेवेन्यूज जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आने लगे, तो असूली तौर पे अब ये प्रोफेशनल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो उनके पास टैक्सेस आते हैं, जो हम उनको टैक्सेस देते हैं, जो हम उनको पैसा दे रहे होते हैं, वो उसकी बेस के ऊपर ईज ऑफ बिजनेस डूइंग के लिए वो करें। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम एक सिंध की बात लेते हैं, ठीक है, सिंध के अंदर जितनी सब्जी होती है और जितने फ्रूट्स होते हैं उनमें से 80% जाया हो जाते हैं और 20% हम तक पहुंचते हैं। अच्छा, तो जी, क्योंकि 80% इसलिए जाया होते हैं कि वहां पे जब आरती होता है उसकी कोशिश होती है कि मैं 8 दिन बाद जाऊं, जब इतना सारा माल जमा हो जाए तो मैं एक साथ माल उठा के लेके आ जाऊं, क्योंकि मैं रोजाना अपनी गाड़ी नहीं बेच सकता, उसकी मजबूरी है। ठीक है। जब वो 10 दिन बाद जाएगा तो उसका 7 दिन का माल ऑलरेडी पूरा बेचारे का खराब हो चुका होता है, और जब आरती आता है तो कहते हैं ये तो माल तुम्हारा खराब हो गया। तो इसके क्या लिए हमारे साथ मार्केट्स की तक उनकी जो है वो पहुंच नहीं है? ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, जो पूरी दुनिया में एक मॉडल होता है कि वो ऐसी जगहों पे गवर्नमेंट के खाते के अंदर एक छोटे छोटे कोल्ड स्टोरेज बना देते हैं। ठीक है, और एक पैकेजिंग ऐसी उनको इंट्रोड्यूस करवा के देते हैं कि जिसका जितना माल निकलता रहे वो उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखता रहे। आप यकीन माने जो 80% हमारा सब्जी और हमारा फल ज़ाया हो जाता है, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट छोटे छोटे से कोल्ड स्टोरेज बनाना शुरू कर दे और वहाँ पे उसकी स्टोरेज शुरू कर दे और उनको फिर हम अगर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो जितना टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपोर्ट कर रही है, मैं आपको इन राइटिंग लिख के दे सकता हूँ कि हम उसका डबल अपने सब्जी और फल के भी एक्सपोर्ट करके हम ज़ाया होने से बचा दें। तो सारी वेस्ट हो रहा है ऑब्वियसली। हाँ। अब शारिक भाई ने एक बहुत अच्छी बात करी कि चाइना ने और उन्होंने जो है वो हाई टेक के ऊपर काम करके पैसा कमाया जी। देखें, हम अपना प्लास्टिक 200 रुपए किलो बेचते हैं, हम अपना जो लोहा होता है 300 रुपए किलो बेच होते हैं, और ये अमेरिका जो है अपना प्लास्टिक और लोहा जो है ना वो 6 लाख रुपए किलो बेच रहा है। बिल्कुल। इस मोबाइल की वजन होगा आधा किलो, ठीक है, इसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए, लेकिन क्या है कि सिर्फ इसमें टेक्नोलॉजी है। अब अगर पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ आवाम है तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 11 करोड़ मोबाइल के यूजर्स होंगे। तो अगर ये 11 करोड़ मोबाइल आज हम इंपोर्ट करना बंद कर दें और ये 11 करोड़ मोबाइल आज हम अपने पास बनाना शुरू कर दें, तो हम अपने नेबरहुड्स के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, ईरान के अंदर और नेपाल के अंदर, और वहां पे हम इन मोबाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारी एक्सपोर्ट इंक्लाइन नहीं हो रही तो हम इन चीजों को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके डिमांड तो फुलफिल कर सकते हैं, इंपोर्ट तो डिक्लाइन कर सकते हैं ना। और जब हमारी इंपोर्ट डिक्लाइन होती है तो हमारा जो डॉलर का डेफिसिट होता है वो कम होगा। जितना डॉलर हमारा कम होगा उतने हमारे बैरूनी कर्जे कम होंगे, जितने हमारे बैरूनी कर्जे कम होंगे उतना हमारा उसके ऊपर सूद कम जाएगा। वैल्यूएशन राशिद साहब हमेशा से एक मामला, एक मसला रहा है, वैल्यूएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? क्योंकि अभी भी वैल्यूएशन जो है अलार्मिंग है, 178, 179, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? जो आप तरीकाकार बता रहे हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इतना ईजी रास्ता नहीं है। बहुत ईजी रास्ता है, बहुत ईजी रास्ता है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज हम 22 करोड़ की आवाम है, ठीक है, और हमारे यहाँ तकरीबन हर घर में एक कार मौजूद है, ठीक है। हमारी कारें, यहाँ हम टोयोटा की कारें चला रहे हैं, हम होंडा की कारें चला रहे हैं, चाइना की चंगन की कारें चला रहे हैं, मलेशिया की प्रोटोन की गाड़ियां चला रहे हैं, जर्मन की ऑडी की और उनकी गाड़ी चला रहे हैं। आज तक हमने अपनी कोई कार नहीं बनाई, और अगर बना भी लेते हैं तो कोई ऐसा एक उसका पीस होता है जो बाहर से ही आता है। हम क्या कर रहे हैं कि उनकी 80% चीजें उनके पास से आती हैं और हम प्लास्टिक के शीशे बना के और प्लास्टिक की लाइटें बना के और प्लास्टिक के डैशबोर्ड बना के हम बड़ा खुश हो रहे थे कि जी हम टोयोटा के लिए और इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हम अपनी गाड़ी क्यों नहीं बना सकते? जब हम एटम बम बना सकते हैं, जब हम F-17 जैसे वो बना सकते हैं, अपना F-17 थंडर बना सकते हैं, तो क्या हम अपने लिए गाड़ी नहीं बना सकते? ठीक है, तो जितनी गाड़ियां आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये हम 100% हम नीट के ऊपर भरोसा करते हैं, नीट के ऊपर बात करते हैं। चले जी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं।
कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड के पर्टिकुलर प्राइस 1,25,800 रुपीज गोल्ड पर 10 ग्राम, 1,07,860 रुपीज। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस 1847.02 डॉलर। ऑयल WTI पर बैरल एट $86.08। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $88.93 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 199.50, सेलिंग वाज 201.50। यूके पाउंड बाइंग रही 239 रुपीज, सेलिंग वाज 241.50। यूएस डॉलर बाइंग रही 178 रुपीज, सेलिंग वाज 179.50। चाइनीज युआन बाइंग रही 23.50, सेलिंग वाज 23.90। Saudi Riyal buying at 46.95, selling was 47.50. UAE Dirham buying at 48.40, selling was 49 rupees. Kuwaiti Dinar buying rahi 481.85, selling was 484.35. And lastly, Omani Riyal buying rahi 392.85, selling was 394.88. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। इंटरनेशनल ऑयल प्राइस $90 को टच करने जा रहे हैं एंड दिस इज ऑलरेडी एक जो हम कह सकते थे फिनोमिना है इन्फ्लेशन का, वो अब कमोडिटी प्राइस में बढ़ता हुआ मजीद दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस जो है वो अप होते हुए डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। वोहरा साहब से पूछते हैं कि क्या मजीद जो है वो वैल्यूएशन के हवाले से बातचीत है। जी, वैल्यूएशन का एक मसला जैसे कि मैंने राशिद साहब से कहा बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की तजावीज़ दी हैं, उन तजावीज़ पे अमल करके वाकई चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है या फिर अभी तक हमने इसे अटैम्प्ट क्यों नहीं किए ये ऑप्शंस? दो चीज़ें आप पूछना चाह रही हैं। एक तो ये कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज पैरिटी, रूपी डॉलर पैरिटी, वो रूपी डॉलर पैरिटी आई पर्सनली फील के वो मार्केट का एक निज़ाम है, एक मैकेनिज्म है और उसको पिछली गवर्नमेंट्स ने आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश की। दैट वाज नॉट राइट। मैं समझता हूँ इस गवर्नमेंट ने ये ठीक कदम उठाया फ्री है फ्लोट कर दिया कि उसको फ्री फ्लोट किया है सो दैट रूपी शुड फाइंड इट्स प्लेस एंड इट्स वर्थ, कि उसकी क्या हैसियत है। अब अगर आप उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान का पैसा देकर डॉलर खरीद के आर्टिफिशियली मार्केट में इंडक्ट करते हैं और आप फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यूएशन को आर्टिफिशियली लोअर साइड पे रखते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द कंट्री, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान की कमोडिटीज़ का इन्फ्लेशन का खदशा है, बिल्कुल है, इसलिए कि दुनिया में जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इस हद तक बढ़ चुकी हैं और बढ़ रही हैं कि कल जो बाइडन, जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना टेम्पर लूज किया। आपने शायद पढ़ा होगा, CNN में देखा होगा कि वहाँ पर भी जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन और महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। हम लोग हाइपर इसलिए हो जाते हैं कि हमको पूरी दुनिया के बारे में जो नॉलेज है वो होती नहीं है। हम ये समझते हैं कि शायद सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की वजह से प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सब सही है। बाकी सब सही है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी जगहों पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान क्रूड ऑयल बाहर से खरीद रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में आज $88, अभी आपने बताया कि हायर साइड पर है, तो पाकिस्तान का इसमें या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या इमरान खान का कसूर नहीं है। ये तो पूरी एक इंटरनेशनल प्राइस है। देखिए, बात कसूर की नहीं हो रही, बात जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, जैसे कि राशिद साहब ने इशारा किया कि हमारे पास कार मैन्युफैक्चरिंग अभी तक नहीं होती। इंजीनियरिंग गुड्स में हम ज़्यादा पर्क्स रिसीव कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। फूड या चीज़ों में हम ज़्यादा मटेरियल देंगे, कम मुनाफा लेंगे, ये बात हो रही है। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो, ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो एक आसान नहीं है। उसकी वजह यह है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी कैपेक्स जो है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उसमें चाहिए वो बहुत बड़ा चाहिए। उसमें चंद ग्रुप्स ही हैं जो कि आ सकते हैं। हाँ, राशिद भाई का ये कहना कि वो कार जिसकी लाइट और डैशबोर्ड हम यहाँ बना रहे हैं, उसके बाकी कंपोनेंट्स हम 40 साल में क्यों नहीं बना सके? यस, दैट इज अ वैलिड चलिए, ये एक पॉइंट। बड़ी डिबेट है कि क्यों नहीं कर सकते और कैसे करना चाहिए। इस पर मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पे क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल
और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत शॉर्ट टाइम है हमारे पास, जल्दी जल्दी से मैं सवाल करती चलूँ। वोहरा साहब आपसे ही करती हूँ कि ओवरऑल वैल्यूएशन के हवाले से बात की आपने, और अगर इकोनॉमिक सिनेरियो में अभी जो चीज़ की नीड है वो क्या दिखाई देती है आपको इस वक्त जो इस सिनेरियो वक्त चल जो रहा है? सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है वो ये गवर्नमेंट को बनानी चाहिए कि अगले 5 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, फर्नीचर इंडस्ट्री में, फूड में हमने कहाँ पहुँचना है और कैसे पहुँचना है। राइट, राशिद साहब, नीड क्या दिखाई देती है अभी की? नीड ये दिखाई देती है कि ये जितनी भी बिजनेस पॉलिसीज है ना, उनको एक नेशनल पॉलिसी के तौर पे लिया जाए, जिसके पर कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, कोई भी गवर्नमेंट चले जाए, वो पॉलिसी चेंज ना हो। और उसके लिए जब तक आपका एक थिंक टैंक नहीं होगा, और उस थिंक टैंक में जब तक डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं होंगे, यानी कि एक्सपोर्ट, ये एसोसिएशंस के, मेरा और शारी भाई दोनों का वास्ता एसोसिएशन से, लेकिन मैं उसके बावजूद कह रहा हूँ कि एसोसिएशन से मशवरा ना करें, डायरेक्ट स्टेक होल्डर को बैठाएं और उनके साथ बैठ के एक पॉलिसी बनाएं, और उस पॉलिसी को जो है वो नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बना दें, ताकि कोई और भी गवर्नमेंट कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। कोई गवर्नमेंट आए, कोई गवर्नमेंट जाए, उनके साथ उनकी वो वफादारी के बजाय एक नेशनल पॉलिसी हो जो सिर्फ और सिर्फ मुल्क के साथ वफादारी हो। थैंक यू सो मच। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वोहरा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवरऑल दिखाई ये देता है, राशिद साहब की बात को कोट करूंगी कि वफादारी हमेशा मुल्क के साथ ही होना चाहिए। कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी स्टेक होल्डर्स हो, या कोई भी जो है वो मुल्क के लिए अगर नेगेटिव है तो उसका साथ नहीं देना चाहिए। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।